मेरी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं सचमुच एक कीचड़ का ढेर हूँ। मुझे जल्दी से जिंदा रहने के लिए एक शरीर ढूंढना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी एक लड़की नीचे गिरती है। अरे वाह, आज तो भगवान मेरे साथ है। तभी 3 गुंडे हाथ में चाकू लेकर हमारे पास आता है। तभी उसका एक चमचा कहता है कि बॉस, ये तो चल नहीं सकती। तभी वो लड़की अपने मन में कहती है, अगर मैं कमज़ोर ना होती तो आज इनमें से कुछ भी नहीं होता। और वो अभी भी दर्द में थी, लेकिन उसने फिर भी लड़ने के लिए चाकू उठा ली और तेजी से उस गुंडे पर हमला कर दिया। लेकिन उसने उसे एक जोरदार लात मार दी और उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 17 है, जो कि बहुत कम मानी जाती है। और वो कहता है कि एक समय का महान साधक अब सबकी नज़रों में कमज़ोर और बेकार बन चुका है। स्वर्ग से नर्क में गिरने का एहसास कैसा लगता है। तभी वो लड़की उठती है और दोबारा से उस पर हमला कर देती है। फिर वो गुंडा कहता है, अगर तुमने मेरी ढाल तोड़ दी तो मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। तभी मेरी ताकत की वजह से उसकी ढाल टूट जाती है और चाकू उसके हाथ में घुस जाती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी उसके चमचे, अरे बॉस, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन। तभी मैं उस लड़की को अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लिन चैन है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो मुझसे कहती है कि क्या शर्त है। मैंने कहा, मुझे आपके शरीर पर नियंत्रण करना होगा। वो लड़की कमज़ोर और निराश थी, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। फिर मैं उसके शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर देता हूँ। परजीवीकरण सफल। तभी वो टकला हम पर हमला कर देता है, लेकिन मैंने उसके हमले को एक हाथ से ही रोक देता हूँ और उसकी चाकू टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर मैंने उसके सीने पर थोड़ा सा हाथ मारा, वो उड़कर एक दीवार से टकराकर गिरा। फिर वो दोबारा से उठकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे। फिर वो तलवार से हमला करता है, लेकिन तलवार से भी कुछ नहीं हुआ। वो गुंडे घबरा जाते हैं, ये किस तरह का बचाव है। फिर मैंने एक लड़के पर बहुत ही खतरनाक हमला कर दिया। मेरे शरीर से बनी नुकीली चीज उसके सीने में घुस गई। वो दर्द से चीखने लगा। मैंने कहा, उसकी खून की गंध कितनी अच्छी है। फिर दूसरा वहाँ से डर के भागने लगता है। फिर मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उसके एक लात मार दी। फिर मुझे एहसास होता है कि ये लड़की, जिसका नाम सिया हुआ है, बहुत घायल है। मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ क्षेत्र लगभग बर्बाद हो चुका है। आध्यात्मिक जड़ इस दुनिया में शक्ति का स्रोत होती है। अगर यहाँ टूट जाए तो इंसान साधना नहीं कर सकता। फिर सिया हुआ मुझे बताती है कि 1 महीने पहले एक दोस्ताना मुकाबले में मेरी आध्यात्मिक जड़ बर्बाद हो गई। वो रो रही थी। फिर मैंने पूछा, क्या बर्बाद किसने किया। वो रोते हुए बताती है, डेड आर्मर डेड क्लाउड डीमन। नाम से ही बहुत खतरनाक लग रहा था। मैंने उसे कहा, दुखी मत हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ को ठीक कर सकता हूँ। वो हैरानी के साथ कहती है, तुमने क्या कहा। जो तुमने सुना, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने परेशानी के साथ कहा, मैं कैसे मदद करूं। मैंने कहा, बस अपना कोट उतार दो, मुझे तुम्हारी त्वचा से सीधा संपर्क चाहिए। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी चोटें ठीक हो रही है ना। फिर सिया हुआ को मुझ पर शक हुआ। उसने कहा, तुमने ये जानबूझकर किया होगा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा, क्या तुम ठीक नहीं हो गई। लेकिन सच में उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया। फिर मैं उसे कहता हूँ, चलो मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूँगा। यहाँ सुनकर वो रोने लगती है। मैंने उसे पूछा, क्या वो 3 लोग जो तुम्हें मारने आए थे, उन्हें भी डेड क्लाउड डीमन ने भेजा था।
उसने बताया, नहीं, यहाँ यांग जिगरू नाम की एक औरत है। क्योंकि मैं सुंदर हूँ, उसके प्रेमी को मैं पसंद आ गई, इसीलिए वह मुझसे बहुत नफरत करती है। फिर मैंने धीरे से कहा, मुझे जिंदा रहने के लिए किसी शरीर में रहना जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर सियाओ हुआ मजाक में कहती है, तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक जरिया हूँ। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, लगभग हाँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं किराया दे दूंगा। मतलब मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद करूंगा और तुम्हारी रक्षा भी। फिर हम लोग उस औरत के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। फिर मैंने एक लात से ही उस लंबे और मजबूत दरवाजे को तोड़ दिया। सियाओ हुआ अब भी डर रही थी। वहाँ का कुलपति बिजली की रफ्तार से हमारे सामने आ गया और कहने लगा, मेरे प्रेमी को चोट पहुँचाने आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सियाओ हुआ डरते हुए कहती है, तुम इस समय इतने शांत कैसे हो सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए सीधा कहा, मैं तुमसे मुकाबला करने आया हूँ। सियाओ हुआ के शरीर के अंदर से मैंने कहा। फिर उसने हम पर हमला कर दिया। मैंने उसके वार से बचते हुए लात मार दी। वो अपने मन में सोचता है, इस लड़की का शरीर इतना अजीब कैसे है। फिर वो अपनी आध्यात्मिक जड़ की शक्ति से हमला करता है, लेकिन मैं अपने हथेलियों को मजबूत कर लेता हूँ और एक ढाल की तरह सारे हमले रोक लेता हूँ। मेरी हथेली का वार उस पर लगा और वो जरा भी घायल नहीं हुआ। वो कहता है, ये यांग परिवार का इलाका है, यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। उधर दूसरी ओर मेरा बाकी हिस्सा उस औरत के कमरे तक पहुंच जाता है। यह देखकर वह औरत डर जाती है, ये क्या है, और भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने उसे वहीं मार दिया। उसकी वहीं तुरंत मौत हो गई। और इधर मैं फिर मिलेंगे, इतना बोलकर वहां से चला गया। कुछ लोग घबराकर पूछते हैं, कुलपति क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, किसी को दरवाज़ा ठीक करने को कहो। इतना बोलकर वह अपने प्रेमी के पास जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, यूरू सब ठीक है? उस अजनबी को मैंने यहाँ से भगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई हलचल नहीं। फिर उसने दरवाज़ा खोला। वहाँ औरत अपने बिस्तर पर पड़ी थी, खून से लथपथ। वो जल्दी से भागकर उसके पास गया और उसका सर पकड़कर रोने लगा। तब उसे पता चलता है कि मैं उससे लड़ने नहीं आया था, बल्कि मेरा निशाना तो हमेशा से वो औरत थी। अब कुलपति का गुस्सा 7वें आसमान में था। इधर मैं सियाओ हुआ को थोड़े मजाकिया अंदाज में कहता हूँ, दाहिने तरफ वाली लड़की ने सफ़ेद मोजे पहने हैं, लेकिन उसके पैर मेरी सियाओ हुआ जितने अच्छे नहीं। वो कहती है, लिन चेन चुप रहो, हम पहुंच गए हैं। स्कूल का नाम था सूजो मिडिल स्कूल। तभी एक लड़का हमारे सामने कहते हुए आता है, ओह, क्या यहाँ हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है? मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिन पहले परीक्षा समारोह में 3रे स्तर तक ही पहुँच पाई थी। शायद तुम्हारी जीवन खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करोगी, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें भी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर सियाओ हुआ गुस्से से कहती है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर मैं शांत होकर कहता हूँ, ऐसी बदमाशी पर दया करने की ज़रूरत नहीं, इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। तभी सियाओ हुआ उस पर हमला कर देती है। वो दूर जाकर गिरता है। फिर मैं से उसके तरफ बढ़ता हूँ और अपना पैर उसके हाथ पर रखकर कहता हूँ, 9 शक्ति स्त्रों वाला कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? ये तो गली के कुत्ते के भी बराबर नहीं है। फिर वो लड़का भागकर मदद के लिए चिल्लाता है, भाई सी, आपको मेरे लिए खड़ा होना पड़ेगा। फिर वहाँ नया छात्र कहता है, तुम स्कूल के नियम तोड़ रही हो,
मैं स्कूल का उप कैप्टन हूँ। तुमने सार्वजनिक रूप से हमला किया है, इसलिए तुम्हें स्पष्टीकरण देना होगा। पास में खड़ा छात्र उसे भड़काता है। तुम कैप्टन हो लेकिन फिर भी ये तुम्हारी सम्मान नहीं करती। मैं अंदर से गुस्से में कहता हूँ, लगता है एक लात काफ़ी नहीं थी। फिर कैप्टन कहता है, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। तभी वहाँ मार खाने वाले लड़के का पिता आ जाता है और अपने बेटे को बुलाता है। वो भागकर अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से रोते हुए कहता है, इस औरत ने मेरी कलाई तोड़ दी और सबके सामने मेरी बेइज्जती की। वो चाहता था कि सियाहुआ को स्कूल से निकाल दिया जाए क्योंकि उसका पिता उस स्कूल का अधिकारी था। वह ऊंची आवाज में कहता है, विद्यालय सीखने की जगह है, लड़ाई झगड़े की नहीं। कारण चाहे जो भी हो, किसी सहपाठी को चोट पहुंचाना गलत है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ विद्यालय कार्यालय चलो। अगर तुम बेगुनाह हो तो हमारे साथ जाने से डर क्यों रही हो? फिर सियाहुआ कहती है, अगर मैं नहीं जाती तो क्या इसका मतलब होगा कि मैं दोषी हूँ? यहाँ कैसा नियम है? अगर मैं आपको कहूँ कि असल में समस्या कुछ दिन पहले हुए परीक्षण में थी तो क्या होगा? लेकिन निर्देशांक वांग चालाकी से बात को घुमाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा डेटा फिर भी कम आया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी पिछली ताकत अवैध थी। और फिर धमकी देता है, ऐसे में मैं तुम्हें अव्यावहारिक परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दूंगा। लेकिन सियाहुआ डरी नहीं। उसने कहा, ठीक है, अगर मेरी आध्यात्मिक शुद्धता बहुत अधिक निकली तो मुझे 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल चाहिए। अगर तुम हार गई तो तुम्हें जीवन भर मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। निर्देशांक वांग पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, जब तक तुम 50 अंक पार कर लो, मैं मान लूँगा कि पिछली घटना गलती थी। मैं धीरे से कहता हूँ, हाथ रखो। फिर जैसे ही सियाहुआ मशीन पर हाथ रखती है, मशीन रिजल्ट दिखाती है 81। पूरा स्कूल चौंक जाता है। निर्देशांक परेशान होकर कहता है, यह मशीन जरूर खराब है। 81? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मशीन जरूर खराब है, मैं इसे खुद ठीक करूंगा। यहाँ कहकर वह मशीन की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, अगर तुम्हारे भाई ने सुशौक के लिए खुद को कुर्बान ना किया होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही एकेडमी से निकाल दिया होता। वह हमारी ओर बढ़ते हुए कहते हैं, सियाहुआ 81 अंक? ठीक है, केवल आध्यात्मिक शक्ति के मामले में ही तुम मेरे स्कूल के नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र हो। वह माफ़ी मांगते हुए कहता है, पिछला परीक्षण स्कूल की गलती थी। मुझे दुख है कि तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। ये 20 आध्यात्मिक क्रिस्टल है, बाकी 10 तुम्हारी साधना के लिए उपहार है। हमने वो क्रिस्टल ले लिया। दूसरी तरफ कुछ लोग गुप्त बातचीत कर रहे होते हैं। वो बूढ़ा कहता है, चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित है। हालांकि इस इलाके में सेना की भारी सुरक्षा है, लेकिन हमारे पास अपने तरीके हैं। भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है। जब हम जा रहे थे तब सियाहुआ की दोस्त भागकर हमारे पास आती है और कहती है, वाह, तुम तो और भी खूबसूरत लग रही हो। वैसे क्या तुमने प्रैक्टिकल असेसमेंट को लेकर भरोसा है? खुद में मेडिकल तकनीकों से लड़ने का ख्याल ही डरावना है। सियाहुआ कहती है, डरो मत, शिक्षक ने जो सिखाया है उसका पालन करो। उसने हाँ में सिर हिलाया। आखिरकार सभी परीक्षण स्थल पर पहुंच जाते हैं। तभी हम सबको कहा जाता है कि अपना शुरुआती कैंप चुन लो। टीम के सदस्यों को चुनने का अधिकार है। वो ऑफिसर बताता है, शेष 1, 2 और
674 शिविरों में मध्यम स्तर का खतरा है, कृपया सोच समझ कर चुने। फिर छात्र एक एक करके शिविर चुनने लगते हैं। सब कम खतरे वाले को ही चुन रहे होते हैं, लेकिन सियाहुआ ने नंबर 9 को चुना। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि शिविर 9 बेहद खतरनाक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं अभी तक तो यही सबसे खतरनाक जगह थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत उत्साहित था। मैंने कहा, ओह, इन लोगों को क्या पता, मेरी सियाहुआ बहुत ताकतवर है। सियाहुआ थोड़ी शर्माते हुए कहती है, मैं कब से तुम्हारी हो गई? मैं हंसते हुए कहता हूँ, बस थोड़े समय से। तभी एक और लड़की ने शिविर 9 चुना, सफ़ेद कपड़े में लंबे बाल वाली। उसका नाम था जू युनयाओ। मैं तुरंत समझ जाता हूँ, यही वो लड़की है जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ को नष्ट किया था ना? मैंने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, एक बार हम सीलबंद इलाके में पहुंच गए तो मैं तुम्हें बदला लेने में मदद करूंगा। फिर वहां हमें एक ठंडी नज़र से देखती है और वहां से चली जाती है। फिर एक लड़का उससे कहता है, तुमने अभी उस लड़की को जिस तरह देखा वह थोड़ा अजीब था। यू जुनयाओ, क्या तुम उसे जानती हो? उसने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। मैंने पिछले मैच के दौरान उसकी आध्यात्मिक जड़ को नष्ट कर दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन सियाहुआ ने गुस्से से पूछा, तुमने मुझे 9वें शिविर में ही क्यों भेजा? मैंने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा।